ग्लाइकोलिसिस ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइकोस एंड लाइसिस। और इसके जो स्टेप्स हैं ये 3 वैज्ञानिकों ने दिए थे, गुस्ताव एम्डन, ऑटो बेयरऑफ एंड जे पार्नास। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है। ग्लाइकोलिसिस सेल में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है वो पार्शली ऑक्सीडाइज होता है, पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता। और हर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर को जाता है उससे प्रोड्यूस होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। प्लांट में ग्लूकोज का सोर्स क्या होता है? सुक्रोज या कोई और हायर कार्बोहाइड्रेट जो स्टोरेज फॉर्म में हो। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड होती है, तो पहले इसको तोड़ा जाता है और इसकी जो कंपोनेंट मोनोसेक्राइड्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनको मिल के बनाया होता है सुक्रोज। तो इसको तोड़ती है एंजाइम इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब ये दोनों मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लाइकोलिसिस करते हैं। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है दोनों फॉस्फोरिलेट होते हैं, इनमें एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और एंजाइम है जो इसको करती है कन्वर्ट, हेक्सोकाइनेज। 6 कार्बन की शुगर है और फॉस्फेट ऐड करके एक्टिवेट कर देते हैं, तो एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। अब ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है फॉस्फोरिलेटेड G6P अपने आप आइसोमराइज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इस स्टेप के बाद जो ग्लाइकोलिसिस है वो सेम होता है, चाहे इनिशियल मॉलिक्यूल ग्लूकोज था या फ्रक्टोज था। ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस का एक सेट है। हर रिएक्शन का एक अलग एंजाइम है। लास्ट प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का है पायरुवेट और शुरुआत होती है ग्लूकोज से। हम आगे डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस। जस्ट नोट डाउन करना किस स्टेप पे एटीपी यूज़ होता है, किस स्टेप पे एटीपी प्रोड्यूस होता है और किस स्टेप पे एनएडीएच प्रोड्यूस होता है। ये स्कीम है ग्लाइकोलिसिस की। शुरुआत होती है ग्लूकोज से पहले स्टेप पे। ये एक एटीपी का फॉस्फेट यूज़ करता है, उसकी एनर्जी यूज़ करता है और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आप कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक और एटीपी का फॉस्फेट लेता है और उसकी एनर्जी लेता है और फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट बन जाता है। इस स्टेप के बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट चौथे स्टेप में टूट जाता है 2 3 कार्बन शुगर्स में, ट्रायोज फॉस्फेट्स। एक ट्रायोज फॉस्फेट का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पीगैल और दूसरी ट्रायोज फॉस्फेट का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डैप। ये दोनों आइसोमराइज होकर एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। फिर 5वें स्टेप में ट्रायोज फॉस्फेट है, चाहे पीगैल हो चाहे डैप हो, दोनों कन्वर्ट हो जाती हैं 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में। इसके लिए इस्तेमाल होता है, एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एनएडीएच प्रोड्यूस होता है। और जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट एक लगाए ये साइटोप्लाज्म से उठा के लग जाता है और इसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो कोई एटीपी यूज़ नहीं होता है, खाली एक एनएडीएच निकलता है। तो 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज फॉस्फेट के हैं। छठे स्टेप पे 3 BPGA एक फॉस्फेट रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिससे एक एटीपी बन जाता है और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो 2 एटीपी इस स्टेप पे प्रोड्यूस हुए हैं क्योंकि हर ट्रायोज फॉस्फेट के लिए 3 कार्बन शुगर के लिए एक एटीपी है और 2 मॉलिक्यूल हैं ट्रायोज फॉस्फेट के, तो 2 एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट स्टेप में 3 PGA कन्वर्ट होता है 2 PGA में, तो जो फॉस्फेट 3rd कार्बन पे था वो अपने आप 2nd कार्बन पे चला जाता है, कोई एनर्जी नहीं लगती है। उसके बाद 2 PGA एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज करता है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देता है। तो फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनते हैं जो कि अपना फॉस्फेट लूज करते हैं तो और थोड़ी एनर्जी लूज करते हैं,
जिससे जो ADP था वो ATP बनता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पे भी बने और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हमको मिल गए। तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ ख़त्म हो गया और हम देख सकते हैं कि अभी तक ऑक्सीजन की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हमने देखा कि 2 स्टेप पे एक एक ATP यूटिलाइज होता है। पहली बार जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरी बार जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और 2 मॉलिक्यूल NADH के प्रोड्यूस होते हैं। कौन से स्टेप पे? जब पी गैल कन्वर्ट होता है 1,3 बायफॉस्फेट ग्लिसरेट में, BPGA में। फिर 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं जब BPGA कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और फिर 2 ATP फिर से प्रोड्यूस होते हैं जब फॉस्फोरिल पायरुवेट फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP यूटिलाइज होते हैं और 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और 2 मॉलिक्यूल NADH के भी प्रोड्यूस होते हैं। ये होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए। सो नेट यील्ड ग्लाइकोलिसिस की होती है 2 ATP, क्योंकि 4 बने और 2 यूटिलाइज हुए, और 2 NADH। तो हम देखते हैं कि हमने कितने मॉलिक्यूल ATP के पाए ग्लाइकोलिसिस से, जब हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस किया तब। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नेट यील्ड हमने देखा 2 ATP और 2 NADH। आप ये देखेंगे बाद में कि अगर ऑक्सीजन है तो जो NADH है वो भी 3 ATP दे सकता है। NADH के 2 काम होते हैं, एक तो ये पूरा ऑक्सीडाइज होके 3 ATP निकाल दे, और दूसरा किसी भी सिंथेसिस में कहीं पे भी H आयन की ज़रूरत हो तो ये H आयन उसको देके और खुद NAD+ बन जाता है। तो H आयन डोनर या ATP प्रोड्यूसर बन सकता है, 3 ATP प्रोड्यूसर। अगर एरोबिक कंडीशन है, जैसे हमने देखा, एक NADH कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन और दे सकता है 3 ATP। तो अगर एरोबिक कंडीशन है ग्लाइकोलिसिस में तो नेट यील्ड ऑफ ग्लाइकोलिसिस अलग हो जाती है। 2 ATP जो बने थे नेट प्रोडक्शन थी, और हर NADH जो 2 बने थे 3 ATP देते हैं, तो टोटल है 8 ATP। अगर ऑक्सीजन है तो ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP बनते हैं, नहीं तो 2। ठीक है, पायरुवेट बन गया। फिर क्या? ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है। अब आगे क्या करना है ये सेल पे डिपेंड करता है और कंडीशन पे डिपेंड करता है। पायरुविक एसिड 3 तरह से हैंडल हो सकता है अलग अलग सेल्स में। या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है इसकी, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है, या ये फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है जब ऑक्सीजन होती है। तो फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक कंडीशन में होती है, और ये कुछ प्रोकैरियोट्स में और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में नेचुरली होती है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट होगा, और क्रेब्स साइकिल में जाना पड़ेगा पायरुवेट को। तो हम थोड़ी सी बात कर लें फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है खाली पार्शली ऑक्सीडाइज होता है एनारोबिक कंडीशंस में। 2 तरह की फर्मेंटेशन मेन होती हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड बना था उसका बन जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, इथेनॉल 2 कार्बन का है, तो 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। तो इसमें 2 एंजाइम चाहिए होती है, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इथेनॉल बनाने के लिए, और ये यीस्ट में रूटीनली होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड से। ये कुछ बैक्टीरिया में रूटीनली होता है, और ये हायर एनिमल्स की मसल्स में भी हो सकता है। जैसे कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है जब एक्सरसाइज चल रही है तब, तो वहाँ पे लोकली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और एंजाइम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो यूज़ होती है वो होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, फर्मेंटेशन के लिए जो H आयन की ज़रूरत होती है वो NADH से आता है। दोनों तरह की फर्मेंटेशन में कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। हमने देखा कि NADH भी यूज़ हो जाता है तो खाली 2 ATP जो बचे थे वही बचते हैं। तो ग्लूकोज में जो एनर्जी है उसकी खाली 7% या उससे भी कम एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो भी ATP अच्छे से नहीं बना पाती। और दोनों ही प्रोसेस हार्मफुल होते हैं, जो सेल प्रोड्यूस उनको करे उनको ही हार्म करते हैं।
चाहे लैक्टिक एसिड बने चाहे अल्कोहल बने, एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद सेल्स को ही हार्म करते हैं। ये स्लाइड फर्मेंटेशन की डायग्राम दिखा रही है। लेफ्ट में ग्लाइकोलिसिस हुआ है जिससे पायरुविक एसिड बना है। राइट में दिखाया है पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसके लिए जो कि 3 कार्बन है खुद भी, तो जिसके लिए यूज़ होता है NADH और एंजाइम लगती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। दूसरी तरह की फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इथेनॉल 2 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 एंजाइम लगती है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज अल्टीमेट अल्कोहल बनाने के लिए। और दोनों में हम देख सकते हैं जो NADH प्रोड्यूस हुआ था उसी ने हाइड्रोजन डोनेट किए, तो NADH खर्च हो गया, खाली 2 ATP बची। तो हमने देखा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, और इसमें भी जो यीस्ट इथेनॉल बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, जब 13% कॉन्सेंट्रेशन इथेनॉल की हो जाती है तो यीस्ट मर जाता है, वही टॉक्सिक पॉइजन हो जाता है। तो नेचुरली फर्मेंटेड शराबों में 13% से ज़्यादा अल्कोहल हो नहीं सकता। अगर हमें ग्लूकोज से इससे कहीं ज़्यादा ATP चाहिए तो ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो होना ही पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फिर एनर्जी निकलती है बहुत सारी जो ग्लूकोज में मॉलिक्यूल में स्टोर थी। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पायरुविक एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में बना था उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है क्योंकि क्रैब साइकिल वहीं होती है। लेक्चर के अगले पार्ट में हम क्रैब साइकिल से डील करेंगे।